लोगों का रहता है कि भाई पैसा आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, रुकना भी चाहिए, कोई पैसे की रेमेडी भी दे दीजिए, धन कैसे आए। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करिए, आपके ऊपर धन की वर्षा ही वर्षा होगी। तो चलिए दर्शकों, आप लोगों के लिए आप अभी मेरी रेमेडी पूरी नहीं हुई। क्या ऐसा करने से सबके ऊपर धन की वर्षा हो जाएगी? फिर तो लोग काम क्यों करेंगे? ये तो व्यंग था, कटाक्ष था। नहीं, पर जवाब भी यही है कि मैं यही तो समझाना चाहता हूं कि क्या मंत्र पढ़ने से धन की वर्षा हो सकती है। लक्ष्मी जी अभी प्रकट होंगे और कहेंगे अरे तूने मेरा मंत्र पढ़ दिया, ये ले धन। धन तो मेहनत करके ही मिलेगा, कर्म करके ही मिलेगा और जरूरत अनुसार प्राप्त होता चला जाएगा। क्या इतने लोगों के आपने शोज किए होंगे, क्या उन्होंने जो टिप्स दिए होंगे, उन्होंने जो बातें बोली होंगी, क्या कभी आप करके देखिए। जब धन आ जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपने उन लोगों को फिर मैं यही उपाय करके फिर तो मैं सबसे बड़ा दानवीर भी बन सकता हूं ना, कि इस मंत्र से पैसा आएगा, मैं चैरिटी करता जाऊंगा तो दुनिया से गरीबी खत्म हो जाएगी। पर क्या आप अपना पढ़े लिखे, आपने भी पढ़ाई की होगी, अच्छी एजुकेशन ली होगी, क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें रियलिटी में संभव हैं? खुद अपने आप से सवाल करिए, आपको जवाब मिलेगा कि मेहनत करेंगे 30 दिन तो महीने की सैलरी आएगी, और अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होएगी, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। बट उसकी भी एक लिमिटेशन है ना। आज 50,000 रुपए सैलरी है, 5 करोड़ तो नहीं होएगी ना। तो वो कल को 50 से 60 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, दूसरी कंपनी हायर करेगी, वो आपको 1 लाख रुपए पे। तो ऐसे ही तरीका है, कल को आप कोई बिजनेस करेंगे तो अच्छे कर्म करते रहिए। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अच्छे कर्म का पालन करते रहिए, माता पिता की सेवा करिए, अपने भाई बहनों के साथ प्यार रखिए, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें, जीव जंतुओं के प्रति दया भावना रखें, गरीबों के प्रति आपके अंदर हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, उनके साथ हमेशा केयर अनुसार। तो एक दिन आपके किस्मत को बदलने के लिए कोई ना कोई माध्यम आपको जरूर मिलेगा और आपकी किस्मत वाकई धन की वर्षा थोड़ा सा लंबा है, देर लगेगी, पर मैं कहता हूं कि ये 100% काम करेगा। सर ये तो रेमेडीज़ की बात हुई, थोड़ा सा मैं वास्तु को लेकर भी कुछ 2-4 सवाल हैं जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। वास्तु दोष हमारी कुंडली में क्यों लग जाता है और इससे वास्तु दोष को सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों माना गया है? वास्तु दोष ना कुंडली में नहीं लगता। अच्छा। कुंडली में तो जैसे राहु दूसरे घर में, जैसे दूसरे छठे, दूसरे 5वें 9वें 12वें घर में राहु बुध शुक्र के होने से पितृण दोष लगता है। अच्छा। शुक्र शनि राहु केतु एक्चुअल में 5वें घर में बैठ जाएं तो सवदोष ऋण, दुनिया का सबसे बड़ा दोष सवदोष ऋण दोष लगता है। ठीक है। तो उसके लिए रेमेडी क्या है? अपने कुल खानदान के हर एक सदस्य से बराबर पैसे लें, सूर्य विष्णु यज्ञ करें। अच्छा। तो आपके जितने भी ऋण हैं वो खत्म हो जाएंगे। पितृ ऋण दोष का सबसे अच्छा उपाय है 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं। वो पता कैसे चलता है? दूसरे 5वें 9वें और 12वें घर में जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये बैठ जाए, शुक्र बुध और राहु, शुक्र बुध राहु दूसरे 5वें 9वें 12वें घर में बैठ जाए तो पितृ ऋण दोष लगता है। इसका बहुत आसान उपाय है, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और घर में सबसे बराबर पैसे इकट्ठे करके किसी भी नवनिर्माण मंदिर में दान कर दें जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रही हो। आपका पैसा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को बनाने में उपयोग हुआ है, आपके परिवार के पैतृक ऋण दोष खत्म हो जाएंगे। सवदोष ऋण दोष शुक्र शनि राहु केतु 5वें घर में 99% किस्मत काम नहीं करती। उसके लिए व्यक्ति को सूर्य विष्णु यज्ञ घर में सबसे पैसे इकट्ठे करके करना चाहिए। लगन में बुध शुक्र बैठ जाएं, 8वें घर में बुध शुक्र बैठ जाएं तो इसको पारिवारिक ऋण दोष कहते हैं। परिवार में एकता नहीं है, परिवार में प्यार नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश बहुत हैं। इसके लिए कुछ पैसे की दवाइयां किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करें बुधवार के दिन, आपका पारिवारिक ऋण दोष खत्म हो जाएगा। पत्नी ऋण दोष, दूसरे या 7वें घर में चंद्रमा, सूर्य और राहु का होना आपके मैरिड लाइफ को खराब कर देता है, त्रस्त कर देता है। न पति से सुख मिलता है किसी भी स्त्री को,
ना पति को पत्नी पत्नी को पति से मिलता है, ना पति को पत्नी से मिलता है, लड़ाई झगड़े कलेश खत्म नहीं होते। उसकी वजह उनके दूसरा या 7th हाउस है। चंद्रमा, सूर्य और राहु दूसरे और 7वें घर में बैठ जाएं तो पत्नी ऋण दोष या पति ऋण दोष लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को पहले अपना प्रायश्चित पूरा करना चाहिए कि किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाए और अपनी पत्नी की केयर करे। आपका ऋण खत्म होएगा। और साथ में प्रायश्चित का मतलब है ये गलतियां दोबारा ना हो। क्रुअल्टी ऋण, जालिमाना ऋण दोष कि चंद्र, मंगल और सूर्य 10वें या 11वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी की गई मेहनत का 90% फल नहीं मिलता। इसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी चाहिए। अजन्मकृत ऋण दोष, जिस जातक की जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र, मंगल और सूर्य बैठ जाएं तो अजन्मकृत ऋण दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति को एक नारियल से बहते पानी में जल प्रवाह, जो एबॉर्शन करा देते हैं लोग या मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ये पूर्व जन्म से रिलेटेड है। तो उनको अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म का प्रायश्चित करना चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। एक प्रकृति ऋण दोष होता है, ईश्वरीय ऋण, निर्दयी ऋण, कुत्तों को मारना, मरवाना, जानवरों की हत्या करना। आज मैं ये नहीं कहता हूं, देखो नॉनवेज बहुत लोगों की शायद जरूरत बन चुका है, बट किसी भी जीव की हत्या अगर आपकी वजह से की गई है तो इसको प्रकृति ऋण दोष, निर्दयी ऋण दोष और ईश्वरीय ऋण दोष कहते हैं। अब इसका उपाय क्या है? बट ये तो पाप फल हुआ कि आप नॉनवेज, आपकी वजह से किसी को मारा जा रहा है, तो इसका प्रायश्चित तो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में करना ही पड़ेगा। बट इंडिकेशन चंद्र और मंगल किसी भी व्यक्ति के 6ठे घर में बैठ जाएं तो ये प्रकृति ऋण दोष, निर्दयी ऋण दोष, ईश्वरीय ऋण दोष बना देता है।